फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ये रेखा पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है इसके चैप्टर 3 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम समझेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की क्या महत्वपूर्ण कसौटी होती है और यह लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को समझेंगे और इसके बाद में हम चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की क्यों आवश्यकता होती है किसी भी देश में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए, इसके महत्व को भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ भारत में जो चुनाव आयोग का प्रावधान है और किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं, इन चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यह वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या होती है। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं अगर हम इसकी बात करें तो किसी भी चुनाव प्रणाली की सफलता इस बात पर टिकी होती है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यानी चुनाव जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश में तभी महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। लोकतंत्र का आधार माना जाता है ये, क्योंकि लोकतंत्र को जमीनी हकीकत बनाने के लिए चुनाव प्रणाली का पारदर्शी होना अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम सब ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में जान चुके हैं। वर्तमान समय में अधिकतर देशों में जो सरकार जो होती है उनका जो प्रकृति होता है, जिस प्रकार से वो सरकार का गठन किया जाता है, वो जो डेमोक्रेसी का अगर आप फॉर्म की बात करें तो यह एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यानी जिसमें जनता चुनाव के समय पे अपना वोट करती है किसी पार्टी को या प्रत्याशी को, फिर उसके बाद में उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रकार है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो प्रतिनिधि का जो चयन होता है वो निष्पक्ष रूप से किया जाए। उसमें अगर निष्पक्ष तरीके से अगर उनका चयन नहीं होगा तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर में कहीं ना कहीं बाधा जरूर दिखाई देता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है ये जनता की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रणाली ऐसे होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की इच्छाएं जो है चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से दिखाई दे। यानी कि जो जनता है जिसको वोट कर रही है वो चुनाव परिणाम में दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी और को वोट दे रहे हैं, जो बहुमत है वो किसी और को वोट करा है, लेकिन जो रिजल्ट है उसके विपरीत आए। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र रूप से कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। चुनाव के समय पे भेदभाव न किया जाए सत्ता पक्ष और जो विपक्ष होता है इनके मध्य। दूसरी चीज़ें, लोकतंत्र में ज़रूरी है कि लोगों के पास में मताधिकार हो, उनके पास में पॉलिटिकल राइट हो। तो जो लोकतंत्र में जो चुनाव कराए जाते हैं लोकतांत्रिक देशों में, यहाँ पे अधिकतर देशों में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। अगर इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो हमारे देश में दो मुख्य प्रश्नों का उत्तर दिया गया है संविधान में कि मतदाता कौन है और चुनाव कौन लड़ सकता है। यानी कि कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है प्रतिनिधि बनने के लिए, और साथ ही साथ कौन व्यक्ति जो है वोट कर सकता है, किसके द्वारा मतदान किया जा सकता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम परिभाषा को देखें तो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी कि किसी भी देश में जो एक आयु सीमा निर्धारित की गई है उस आधार पे सभी व्यक्ति को समान रूप से वोटिंग अधिकार जो मिला होता है, इसी को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। अब हम अगर भारत की अपेक्षा अगर अन्य देशों को देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक लंबी अपनी इतिहास रही है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो आप चुनाव करने का जो अधिकार देख रहे हैं, मतदान करने का जो अधिकार देख रहे हैं, ये एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार के अधिकार आरंभ से ही नहीं आया, क्योंकि पहले एलिट वर्ग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे और राजनीति जो है एक तरीके से एरिस्टोक्रेसी टाइप की थी,
यानी कि बहुजन वर्ग का, उस पे अभिजात वर्ग का जो है दबदबा होता था। लेकिन बाद के वर्षों में जब राजनीति में आम पब्लिक भी शामिल हुए और धीरे धीरे जो है अधिकार की मांग उठती चली गई, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो या फिर नागरिक के मौलिक अधिकार हो या फिर मौलिक अधिकार में दिया गया राजनीतिक अधिकार के तहत, जो पॉलिटिकल राइट के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार हो या फिर वोट करने का अधिकार हो। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ कि पहले सभी को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, धीरे धीरे जो जब डिमांड उठी तो उस अनुसार जो है वहाँ पे परिवर्तन आया। परंतु जब अपना देश आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, तो 1952 में भारत में पहला इलेक्शन हुआ था और उसी समय से भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी दिया गया था। चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए थे और पहले ही आम चुनाव से व्यक्ति को यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था, यानी कि उस समय पे 21 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई थी वोटिंग करने के लिए और यह अधिकार सभी व्यक्ति को दिया गया था देश भर में और सभी की वोट की वैल्यू जो है एक समान थी। अब दोस्तों, अब अगर हम इसमें आयु सीमा में बदलाव की अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर के, तो 1989 तक अगर हम देखें तो वोट देने की जो आयु थी भारत में वो 21 वर्ष थी और 1989 के बाद संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और यह व्यवस्था जो है समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत पर जो है आधारित है, यानी कि आपकी वोट की वैल्यू उतनी ही है जितना कि किसी एक अमीर इंसान का होगा या फिर एक गरीब इंसान का होगा, यानी सभी व्यक्ति जितने भी नागरिक हैं उन सब की मतदान की जो कीमत है वो एक समान है, उनकी जो वैल्यू है वो एक समान है। चुनाव लड़ने के अधिकार की अगर हम बात करें तो समान अवसर, यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान किया गया इस मामले में। वोट देने के अधिकार की तरह ही सभी नागरिक को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि बनने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए एक न्यूनतम समय सीमा भी तय किया गया है, जैसे वोट करने के लिए 18 वर्ष का है, वैसे चुनाव में खड़े होने के लिए कुछ समय सीमा उम्र की सीमा तय की गई है। अलग अलग पदों के लिए आयु की योग्यता जो है अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए और साथ ही साथ जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं वो तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो आयु सीमा है सदस्य बनने के लिए, आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि 30 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब कानूनी प्रतिबंध की अगर बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार। चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है हमारे देश में और हमारी चुनाव व्यवस्था सभी के लिए खुली हुई है। दोस्तों, यहाँ पे कई बार प्रश्न उठता है कि जो अपने उम्मीदवार हैं इनके लिए, जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं कुछ शिक्षा का स्तर तय किया गया है कि उनकी आय इतना जो इस प्रकार की शिक्षा उनके पास में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय संविधान में जितना एक निरक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और एक पढ़े से पढ़े एजुकेटेड लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, सबके पास में इस प्रकार के समान अधिकार दिए गए हैं। अब अगर हम स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो किसी भी देश में जरूरी है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी कायम रहेगा यदि वहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र जो है वहाँ पे संस्था काम करे। तो दोस्तों, भारत में इस प्रकार की संस्था मौजूद है जिसे हम इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अगर हम प्रावधान की बात करें तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324A में है और यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए कार्य सौंपता है, यानी कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो चुनाव का अधीक्षण करेगा, यानी कि उसकी देखरेख करेगा, निर्देशन करेगा, डायरेक्शन, चुनाव किस प्रकार से होगा, रिजल्ट कब आएगा, चुनाव की तिथि घोषित करना, कैंडिडेट का नाम लेना, कैंडिडेट की सदस्यता रद्द करना, इस प्रकार की चीज़ें की जाती है इनके द्वारा। वोटिंग लिस्ट तैयार करना
और चुनाव के समय पूर्ण नियंत्रण की शक्ति इनके पास में होता है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो यह आयोग जो है यानी निर्वाचन आयोग जो है जो चुनाव करवाती है वो लोकसभा यानी संसद का चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानमंडलों का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और चुनाव संचालन के लिए जिम्मेदार है। अब अगर हम सर्वोच्चता की बात करें तो निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका सौंपी गई है। उनके पास में अधिकार है और वो चुनाव से संबंधित संवैधानिक तौर तरीके से कोई भी फैसला ले सकते हैं। अब अगर हम आयोग की संरचना की बात करें कि आयोग में सदस्य कितने होते हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, तो दोस्तों यह जो है पहले एक सदस्य आयोग हुआ करती थी, परंतु बाद के वर्षों में ये जो है इनके सदस्य की संख्या बढ़ाई गई 1989 के बाद में। 1989 में पहली बार जो है पहले जो है सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन 1989 में पहली बार 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। 1993 से अब तक जो है आयोग अस्थायी रूप से बहुसदस्यीय बना हुआ है, जिसमें कि एक जो है मुख्य इलेक्शन कमीशन होते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और प्लस अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त 2 और नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों निर्वाचन आयुक्त जो है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगर शक्तियों की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन चुनाव संबंधी सभी निर्णयों में तीनों आयुक्त की जो शक्तियां हैं वो एक समान होती है। अब अगर नियुक्ति और कार्यकाल की अगर हम बात करें तो नियुक्ति इनकी जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किया जाता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होती है, जो पहले खत्म हो जाए उस हिसाब से इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से सिफारिश जो है आवश्यक है, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। महाभियोग के नाम से, जो कि वर्तमान समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ 2 बार इस प्रकार की प्रस्ताव आ चुकी है, परंतु यह पास नहीं हुई है। यह व्यवस्था इसीलिए की गई ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं हम क्लास 11 की और एक टॉपिक को लेकर के। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।